हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एनसीईआरटी, आपने जैसा थंबनेल देखा होगा एनसीईआरटी फाउंडेशन, आप सब ने एनसीईआरटी फाउंडेशन के बारे में सुना होगा। दोस्तों, इसमें क्या होता है, तो जो एनसीईआरटी से रिलेटेड या एनसीईआरटी सिलेबस से रिलेटेड जो भी बुक्स हैं, आपका जूनियर लेवल का क्लास 6 हो सकता है, 7th है, 8th है, 9th है, 10th है, इन सारे बुक्स का जो क्वेश्चन है ये हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। दोस्तों, उसको देखेंगे क्योंकि मैक्सिमम जो एग्ज़ाम है, जो मैक्सिमम दोस्तों मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, हर एग्जाम जो है कॉम्पिटिटिव लेवल का, आइदर कोई भी हो, स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, कोई भी हो, जो भी एग्जाम आप देते हैं जिसमें जीके जीएस वगैरह पूछा जाए तो दोस्तों उसका एक ही सिलेबस रहता है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से ही सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप सभी जानते हैं, अक्सर टीचर भी कहते हैं कि एनसीईआरटी जिसका बेहतर है, एनसीईआरटी जिसका बेहतर है उसका एग्जाम अच्छा ही जाता है। ओके, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से ही देखने को मिलता है। कुछ जो करंट का क्वेश्चन रहता है तो करंट रहता है, उसके लिए तो आपको या तो इधर कोई मैगजीन वगैरह पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, आप टेलीविज़न वगैरह देखते हैं, उससे आप करंट क्लियर कर सकते हैं। लेकिन जीके जीएस के लिए दोस्तों आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा। तो आपने पहले एनसीईआरटी पढ़ा भी होगा, या पूरे एनसीईआरटी को पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन उससे बेटर होगा कि आप क्वेश्चन को देख लें। कुछ ही क्वेश्चन है दोस्तों, जूनियर क्लास में बहुत कम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो हम क्वेश्चन से ही कंसेप्ट भी देख लेंगे। ओके, डेली कुछ ना कुछ, कभी हिस्ट्री का कर लेंगे, कभी ज्योग्राफी का, कभी पॉलिटी का, तो ये पूरा मेरा सीरीज चलेगा। तो इससे हम आगे और भी इस पर हम बातचीत करते रहेंगे दोस्तों। तो हमारा जो आज का टॉपिक है एनसीईआरटी हिस्ट्री का ही टॉपिक है, जिसके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और ये सब क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं। ओके, बहुत सारा ऐसा टर्मिनोलॉजी है जो आप हायर क्लास में नहीं सुनते होंगे, क्योंकि जब आदमी 11th-12th में कोई दूसरा बैकग्राउंड में चला जाता है तो ये सब चीज़ें छूट जाती है। लेकिन जूनियर क्लास में बहुत ऐसा चीज़ लिखा हुआ है दोस्तों जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आज हम हिस्ट्री पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों, आगे हम और भी इस पर बातचीत करते रहेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रित सिक्के, जो पंच मार्क्ड कॉइन जिसको कहते थे, मुद्रित सिक्के आमतौर पर किसके बने होते थे? कॉइन्स से रिलेटेड हर एक एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कॉइन्स। पहले तो स्टडी ऑफ कॉइन्स किसको कहते थे? न्यूमिस्मेटिस्ट। जो न्यूमिस्मेटिस्ट होता है, स्टडी ऑफ कॉइन्स उसको कहते हैं। कई प्रकार का कॉइन आपने सुना होगा। सबसे पहले तो सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता मिट्टी का, जिसको टेराकोटा का कहते दोस्तों, तो मिट्टी का कुछ कॉइन्स बनता था। उसके बाद आप ले लीजिए मगध के समय में, जो मौर्य काल था, उस समय भी कुछ कॉइन्स चला था। आहत सिक्के के बारे में आपने सुना होगा। आहत है, पंचमार्क कॉइन है, वो मौर्य काल के समय में था। उसके बाद देख लीजिए यूनानी ने सबसे पहले सोना का सिक्का भारत में जारी किया था। फिर कुषाण, शुद्ध सोने का सिक्का किसने जारी किया था? कुषाण शासकों ने जारी किया था। उसके बाद गुप्त काल आए थे, उन्होंने सर्वाधिक सोने का सिक्का जारी किया था, लेकिन उनका सोने का सिक्का नहीं कहते, क्वांटिटी अगर बढ़ गया तो क्वालिटी कमजोर हो जाएगा, तो उनका जो सोने का सिक्का था थोड़ा अशुद्ध था। उन्होंने चांदी का सिक्का जारी कराया था। फिर मयूरशैली, जो समुद्रगुप्त थे, मयूर सिक्का जारी कराया था, और भी बहुत सारे थे। उसके बाद आप ले लीजिए मुगल काल में भी शेरशाह ने, हिमायू आपका मुगल काल का, उसने कुछ सिक्के जारी करवाए। शेरशाह का जो सबसे फेमस है, अभी तक चलता है दोस्तों, रुपया किसने जारी कराया था? तो शेरशाह सूरी ने इसको जारी किया था। दाम के बारे में आपने सुना होगा, जो तांबा का सिक्का था शेरशाह सूरी ने जारी किया था। असरफी, जो सोने का सिक्का था, शेरशाह सूरी ने जारी किया था। तो बहुत सारा है, कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बनता है, एक नई क्वेश्चन, तो उसी से रिलेटेड हम जानेंगे थोड़ा। देखिए, मुद्रित सिक्के आमतौर पर किसके बने होते थे? तो मुद्रित सिक्के आपका चांदी का बना होता था। देखिए, मुद्रित सिक्के यह भारत में एक प्रकार का प्रारंभिक सिक्का है, जो 6ठी और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच का है। ठीक है, 6ठी और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के, मतलब ईसा से पूर्व के समय का है। भारत में पहले सिक्के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास भारत गंगा के मैदान के महाजनपदों द्वारा ढाले गए थे। देखिए, ये महाजनपद जो समय था उस समय, उसके द्वारा ये सिक्के ढाले गए थे। इस काल के सिक्के मुद्रित सिक्के थे, जिन्हें पुराण करसरपन या पाना कहा जाता था। देखिए, ये सब एक प्रकार का मुद्रित सिक्का था। इसको और क्या नाम हो सकता है? पुराण। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो शुरुआती काल में या ईसा पूर्व काल में पुराण शब्द किसके लिए प्रचलित था? तो ये सिक्के के लिए। करसपन था आपका, पाना था, ये सब सिक्के को ही कहा जाता था। यही सब टर्मिनोलॉजी यूपीएससी यूजुअली इस्तेमाल कर लेती। जैसे 2022 में एक क्वेश्चन आया था कि फनम, जो पुराने समय में फनम टर्मिनोलॉजी था, फनम शब्दावली था, किसके लिए यूज़ किया जाता था? तो आभूषणों के लिए ये शब्द आया था। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों, क्लास 6 के एनसीईआरटी में है। इनमें से कई सिक्के में एक समान प्रतीक था। उदाहरण के लिए, सौराष्ट्र में एक कुंवर वाला बैल, दक्षिण पंचाल में एक स्वास्तिक था, मगध जैसे अन्य लोगों के पास कई प्रतीक थे। मतलब सिक्के पर कई प्रकार का प्रतीक रहता था। जैसे आप पहले भी 1 रुपया के सिक्का पर नहीं कहते थे कि पहले 1 रुपया के सिक्के पर मतलब अनाज का फोटो रहता था, गेहूं का बाली का फोटो रहता था दोस्तों। अब जो 1 रुपया का सिक्का है उस पर आपको ठेंगा दिखाता है। तो ये मतलब सिंबल वगैरह जारी होते रहता है।
मुद्रित सिक्के चांदी के बने होते थे जिनका वजन मानक होता था। जो मुद्रित सिक्के थे चांदी का बना होता था, वजन उसका स्टैंडर्ड होता था, लेकिन आकार अनियमित मतलब इरेगुलर होते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनाम गांव का पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? इनाम गांव एक आर्कियोलॉजिकल साइट है दोस्तों। देखिए, इनाम गांव एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका महाराष्ट्र में है। जैसे आपने लोथल के बारे में सुना होगा, धोलावीरा के बारे में सुना होगा, मोहनजोदड़ो के बारे में सुना होगा, हड़प्पा शब्द जो बहुत सारा है, बनवाली है जो हरियाणा में, रोपर पंजाब में है, रंगपुर है, कालीबंगा है, ये सब से क्वेश्चन बनता है। उसी प्रकार से इनाम गांव, ये सब क्या है तो आर्कियोलॉजिकल साइट है। ये कहाँ है तो महाराष्ट्र में है। इसके बारे में जानते हैं। इनाम गांव महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। यह स्थल घोर नदी के तट पर स्थित है। खुदाई के मालवा संस्कृति, आरंभिक जॉर्वे संस्कृति और विलंब जॉर्वे संस्कृति के संबंध में पता चला कि जो क्रमशः 1600 से 1400 ईसा पूर्व, 1400 से 1000 ईसा पूर्व और 1000 से 700 ईसा पूर्व के अनुरूप है। ओके, तो महाराष्ट्र में ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में था इनाम गांव। नेक्स्ट है, मंदिर वास्तुकला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? मंदिर वास्तुकला आपने सुना होगा। मंदिर वास्तुकला दोस्तों, जैसे दक्षिण का जो मंदिर बनता है, उत्तर भारत का जो मंदिर बनता है, कोई नागौर शैली आपने सुना होगा, द्रविड़ शैली का मंदिर सुना होगा, और चंदेल शासकों ने जहाँ खजुराहो का मंदिर बनाया था दोस्तों, पंचायतन शैली मंदिर का, ये कुछ शैली है। इसके अलावा भी कुछ और है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सही सुमेलित है। स्तूप में मीनार होता था, ये गलत है। मंडप, मंडप दोस्तों मंदिर में जगह जहाँ लोग इकट्ठा हो सकते थे। मंदिर में क्या बनाता था? मंडप। आज भी देखते होंगे बड़े बड़े जो मंदिर होते थे वहाँ पर एक मंडप बना रहता था जहाँ पर लोग गैदर्ड होते हैं, इकट्ठा होते हैं, कीर्तन भजन वगैरह होता है। तो मंडप वैसा जगह, जब मंदिर में वैसा जगह जहाँ लोग इकट्ठा हो सकते थे उसको मंडप कहते थे, ये ठीक है। देखिए मंडप के बारे में देखते हैं। भारतीय वास्तुकला विशेष रूप से हिंदू मंदिर वास्तुकला सार्वजनिक अनुष्ठानों के लिए एक स्तंभित हॉल या मंडप है। मंदिर में जगह जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे उसको मंडप कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से कौन सा जो है कथन है सत्य आपको बताना है। उज्जैन उत्तर पश्चिम का प्रवेश द्वार था। उज्जैन आप जानते हैं मध्य प्रदेश में, क्या यह उत्तर और पश्चिम का प्रवेश द्वार था। सेकंड है, चंद्रगुप्त के विचारों को अर्थशास्त्र में लिखा गया था। थर्ड है, कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम था। बिल्कुल गलत हो दोस्तों, कलिंग किसका है? उड़ीसा का प्राचीन नाम था। ओके, अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। अशोक के क्या अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है? तो बिल्कुल सही बात है, जो अशोक के जो अधिकांश अभिलेख है दोस्तों वो किस में है तो ब्राह्मी लिपि में है। ब्राह्मी खरोष्ठी सब है, लेकिन अधिकांश जो लेख है अशोक के वो ब्राह्मी लिपि में है। तक्षशिला साम्राज्य की उत्तर पश्चिम सीमा पर था। तक्षशिला ये कहाँ था? आपका साम्राज्य जहाँ उत्तर पश्चिम सीमा पर था, इसलिए इसे मध्य एशिया सहित उत्तर पश्चिम का प्रवेश द्वार माना जाता था। उज्जैन को नहीं दोस्तों, तक्षशिला को याद रखिएगा। तक्षशिला यहीं के प्राचार्य कौन थे? आपके कौटिल्य यहीं के जो आचार्य थे। तो तक्षशिला साम्राज्य की उत्तर पश्चिम सीमा पर था, इसलिए इसे मध्य एशिया सहित जो सेंट्रल एशिया से लोग सब आते थे उसको उत्तर पश्चिम का प्रवेश द्वार इसको कहते थे। उज्जैन को दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवेश द्वार माना जाता है। अगर कोई दक्षिण से उत्तर की ओर आ रहा है, साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में आ रहा था, तो उज्जैन को वहाँ पर दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवेश द्वार माना जाता था। ऑल राइट, इसलिए पहला कथन हमारा गलत हो गया। वहाँ पर मौर्य साम्राज्य के इतिहास में सबसे बड़ा था। इसकी स्थापना चंद्रगुप्त ने 322 ईसा पूर्व में की थी। चाणक्य या कौटिल्य को चंद्रगुप्त के शासन में प्रधानमंत्री बनाया गया था। चाणक्य जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य उन्हीं के द्वारा तो ये मतलब आए थे साम्राज्य में, और चंद्रगुप्त मौर्य ने इन्हें अपना प्रधानमंत्री बनाया था। कलिंग तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम है। कलिंग उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग पर विजय पाने के लिए युद्ध लड़ा था। कलिंग पर ही जो विजय हुआ तो उसके बाद इनका मन एकदम परिवर्तित हो गया था। ओके, मन में एकदम दया का भाव आया कि हम लोग इतना युद्ध जो कर रहे हैं, उसका अंत में परिणाम क्या होता है तो लोगों की मतलब कितनी माताएं विधवा हो जाती है, उनके बच्चे मतलब बच्चे का डेथ हो जाता है, बहुत सारे ऐसा बातें हुआ था जिसके कारण जो अशोक का मन द्रवित हो गया था और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अशोक द्वारा विजय प्राप्त कलिंग राज्य का आधुनिक नाम उड़ीसा है। बंगाल या बंगला नाम प्राचीन राज बंगा या बंगा से लिया गया। बंगला जो नाम हम सुनते हैं पश्चिम बंगाल का, देखिए वो कहाँ से, तो प्राचीन एक राज्य था बंगा या बंगा से लिया गया है, तो उससे बंगाल का नाम पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के सामाजिक और आर्थिक जीवन के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हड़प्पा संस्कृति, हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा संस्कृति उससे एक क्वेश्चन आएगा ही। फर्स्ट है, मोतियों को केवल महिला ही पहनती थी। सेकंड है, सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग आम था, बिल्कुल कॉस्मेटिक जो भी सामान था उसका जो यूज़ था बहुत जनरल था, सब लोग करते थे लगभग। हड़प्पा के लोग पत्थर, धातु, सीप का
व्यापार नहीं करते थे, बिल्कुल सही, गलत बात है, सबका करते थे। हड़प्पा के लोग कपास के बारे में नहीं जानते थे। हड़प्पा जानते दोस्तों, मोहनजोदड़ो में कपास का ऐसा प्रमाण भी मिला है। और जो पुरोहित थे तो कॉटन के ही धोती पहनते थे। तो हमसे पूछा है तो क्या सही है, तो सेकेंड वाला हमारा सही है। सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग आम था, बिल्कुल सही बात है। मोतियां महिलाओं और पुरुष द्वारा पहनी जाती थी। मोतियां जो थे महिला और पुरुष दोनों पहनते थे। सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग आम था, ये भी सही बात है। अर्थव्यवस्था देखते हैं उसका। सिंधु लोगों के जीवन में व्यापार का महत्व एक विस्तृत क्षेत्र में कई मोहरे, सामान लिपि और विनियमित वजन और उपायों को उपस्थित से देखा जाता है, अतः कथन 3 सही नहीं है। तो वो जो कहते थे कि व्यापार नहीं होता था पत्थरों का, वो गलत है, होता था। हड़प्पा वासु ने पत्थर, धातु, खोल आदि की काफी व्यापार किया। धातु के पैसे का उपयोग नहीं किया गया था, उनके पैसे का उपयोग नहीं किया जाता था। और व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा किया जाता, मतलब एक्सचेंज के माध्यम से। आप कुछ देते थे, आपको वो बदले में कुछ देता था, तो एक्सचेंज का मीडियम से होता था, उसमें कोई सिक्का वगैरह नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जो महाजनपद था उसके बारे में कौन सा यहाँ पर कथन सत्य आपको बताना है। फर्स्ट है, पुरातत्वविदों को जनपदों की वस्तुओं में महल मिले हैं, बिल्कुल महल नहीं मिले हैं, गलत है। अनाज को संग्रहित करने के लिए बर्तन चित्रित ग्रेवेयर से बने होते थे, गलत है। रथी अश्वमेध अनुष्ठान के दौरान राजा पर पवित्र जल छिड़कते थे, ये भी गलत है। महाजनपदों में कई शहरों की किलेबंदी की गई थी, बिल्कुल सही बात है। महाजनपद जो भी थे उसमें शहरों का किलेबंदी किया गया था, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। देखिए, अधिकांश महाजनपद की राजधानी थी और उनमें से बहुत से गढ़वाले थे, इसलिए कथन 4 सही है। जब जितना भी महाजनपद था 16-18 महाजनपद, उसमें बुद्ध का तो राजधानी था ही, वही बता रहा है। अश्वमेध या अश्वयज्ञ अनुष्ठान, एक घोड़े को स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए छोड़ दिया जाता है। अश्वमेध यज्ञ के बारे में आपने सुना भी होगा, रामायण में देखा होगा। अश्वमेध यज्ञ भगवान श्री राम करवाए थे, जिसमें घोड़े को छोड़ दिया जाता था और राजा के पुरुषों द्वारा इसकी रक्षा की जाती थी। यदि घोड़ा अन्य राजाओं की राज्यों में भटकता और उसे रोका जाता तो उन्हें युद्ध करना पड़ता। अगर उन्हें घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब था कि उन्होंने स्वीकार किया कि वे राजा यज्ञ करना चाहता था और वो उनसे अधिक शक्तिशाली थे। ये आप जानते दोस्तों कि अगर किसी ने घोड़ा पकड़ लिया मतलब उसको युद्ध करना पड़ेगा, अदरवाइज वो मतलब जो जिनका भी घोड़ा है उनके अपना मतलब शक्तिशाली मान ले। तो लव कुश ने, आप तो जानते हैं लव कुश ने दोस्तों घोड़ा को पकड़ लिया था, तो लव कुश ने युद्ध भी किया और सबको पराजित भी किया। भगवान श्री राम के साथ उनका युद्ध नहीं हुआ, उसमें वाल्मीकि जी आ जाते हैं। इन राजाओं को तब यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था, जो विशेष रूप से प्रशिक्षित पुजारियों द्वारा किया जाता था, जिन्हें उपहारों से पुरस्कृत किया जाता था। बलि का आयोजन करने वाले राजा को बहुत शक्तिशाली माना जाता था और जो भी आते थे वे उनको उपहार लाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको दोस्तों हम अगले दिन करेंगे, आज फिलहाल थोड़ा आपको समय का अभाव लग रहा है, हेल्थ पर्पज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, तो हम नेक्स्ट डे और क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, तो कोई क्वेरी दोस्तों कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, धन्यवाद।